हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व किया आप लोगों ने। थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई अब। आप डायरेक्ट टेक्स्ट में एक टेस्ट पेपर शायद अपलोड कर दिया उन्होंने, और ये उन्होंने निकाला है एनालिसिस। इस एनालिसिस को आप देख सकते हो, ज़्यादा कुछ अभी कहना ठीक नहीं होगा। इन्होंने इसमें पैटर्न भी डिस्कस किया है कि पैटर्न कैसा आया हमारे पास, पैटर्न कैसा है, वेरी इजी, इजी, मॉडरेट, टफ, वेरी टफ। तो बहुत टफ क्वेश्चन तो थोड़े ही होंगे, तैयारी तो हम उसकी भी कर रहे हैं। उसकी तैयारी हम कैसे कर रहे हैं? जो मॉक टेस्ट पेपर की तैयारी है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर जब आप देंगे तो उसकी तैयारी के लिए जो MCQ आपके इंस्टीट्यूट ने अपलोड किया था, हम इसको ही मॉडिफाई कर रहे हैं और इसके सहारे रिवीजन भी कर रहे हैं। तो हमारा एक तो रिवीजन भी साथ साथ हो रहा है और इसमें और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कंटिन्यू करें। आज तीसरा पार्ट होगा हमारा। 50 नंबर तक हम कर चुके थे, 50 कर चुके थे ना लास्ट में। 51 पर आता हूं मैं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आज हमें करना है 51 से लेकर 100, ठीक। फिर आगे का पैटर्न मैं बता दूंगा आपको। 51 नंबर, मिस्टर लक्ष्मण ऑक्यूपाइड हिज अपार्टमेंट टिल दिसंबर 2000। मैं चेंज कर देता हूं आपके एग्जाम को लेकर, 2019, एंड देयर आफ्टर ऑक्यूपाइड क्वार्टर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। मतलब क्या हुआ कि इन्होंने 9 मंथ्स अपने अपार्टमेंट को सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा और उसके बाद ये शिफ्ट हो गए अपने एम्प्लॉयर के दिए हुए मकान में। और आगे लिखा है, अपार्टमेंट ऑफ मिस्टर लक्ष्मण वॉज लेट आउट एट द रेट 20,000 पर मंथ फ्रॉम जनवरी 2020। इसका मतलब हम कह सकते हैं 3 मंथ्स वो लेट आउट है एट द रेट 20,000 रुपीज़ पर मंथ। और कोई जानकारी नहीं है, एक्सपेक्टेड रेंट वगैरह नहीं दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है एनुअल वैल्यू क्या होगी। एनुअल वैल्यू जब भी पूछा जाएगा तो वो GAV भी हो सकता है और NAV भी हो सकता है। अगर म्युनिसिपल टैक्स भी दिया हो क्वेश्चन में तो आप एनुअल वैल्यू का मतलब नेट एनुअल वैल्यू लेंगे, और अगर म्युनिसिपल टैक्स की जानकारी नहीं है तो GAV निकालेंगे। बताइए GAV कैसे निकालते हैं ऐसे मकान की? ऐसे मकान की GAV होती है एक्सपेक्टेड रेंट, जिसको आप कह सकते हो एनुअल लेटिंग वैल्यू, और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। यहां एक्चुअल रेंट कितना है बेटा? 60,000। एक्चुअल रेंट कितना है बेटा? 60,000। 3 महीने के लिए 60,000। अब हम देखें एक्सपेक्टेड रेंट या एनुअल लेटिंग वैल्यू। कई स्टूडेंट इसे एक्सपेक्टेड रेंट के नाम से पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता हूं एनुअल लेटिंग वैल्यू के नाम से। चूंकि लॉ में, एक्ट में वही था, तो एनुअल लेटिंग वैल्यू के नाम से पढ़ाता हूं। एक्सपेक्टेड रेंट भी चलेगा। वो कितना है? एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं बेटा? फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया, म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दी, और फेयर रेंट भी नहीं दिया हुआ है। तो क्या आप इसे 0 लेकर विच एवर इज हायर 60,000 टिक कर दोगे? नहीं, ये गलत आंसर है। आपके इसमें ये आंसर दिया हुआ है 60,000। मेरे हिसाब से ये गलत आंसर है। रीज़न सुनिए, जब भी फेयर रेंट नहीं दिया हुआ होगा तो आप जो एक्चुअल रेंट है उसे 12 से मल्टीप्लाई करके फेयर रेंट लेंगे। यानी इस क्वेश्चन में फेयर रेंट हमारे लिए 2,40,000 हो जाएगा। और ऐसा मकान जो सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट है उसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट नहीं मिलता। जब तक मकान 12 मंथ सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं होगा तब तक उसे बेनिफिट, निल का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस केस में हमें एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट को स्प्रेड करना पड़ेगा 12 महीने के लिए, और एक्सपेक्टेड रेंट लेना पड़ेगा 2,40,000, जो हमारा 2,40,000 ही एनुअल वैल्यू यानी GAV हमारा बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें? 2,40,000। आंसर इसमें गलत दिया हुआ है। आगे बढ़ता हूं मैं। 52, व्हेन अ कंपनी पेड रुपीज 5 लाख टू IIT को एक कंपनी ने 5 लाख रुपए पे किए टू कैरी ऑन रिसर्च इन अ फील्ड ऑफ अनरिलेटेड। जानबूझकर उन्होंने वर्ड यूज किया है अनरिलेटेड टू द एक्टिविटी ऑफ कंपनी। ये जानबूझकर वर्ड यूज किया है ताकि बच्चा इससे कंफ्यूज हो जाए। बल्कि क्वेश्चन और अच्छा बनता जब वो
52 नंबर क्वेश्चन के आंसर में जो आंसर इन्होंने दिया है उसमें एक ऑप्शन देते नॉट अलाउड। हो सकता है एग्जाम में जब आए तो वो एक ऑप्शन दे आपको नॉट अलाउड, क्योंकि बच्चा अगर ये ध्यान से पढ़ता है कि कंपनी की जो एक्टिविटी है उससे ये रिसर्च रिलेट नहीं करता, तो हम एक काम करते हैं, डिडक्शन नहीं देते। आपका मन जरूर कहेगा, लेकिन याद करो मैंने क्या पढ़ाया है आपको बेटा, अगर हम किसी को डोनेट करते हैं रिसर्च के लिए तो वेदर रिलेटेड टू माय बिजनेस और नॉट, इट विल बी अलाउड। जब हम इन हाउस रिसर्च करते हैं दैट मस्ट बी रिलेटेड टू माय बिजनेस। इन हाउस रिसर्च अगर हम करेंगे तो वो मेरे बिजनेस से रिलेट होना चाहिए, लेकिन अगर मैं किसी को डोनेशन देता हूं, जैसे यहां पर डोनेट किया गया, आउटसाइड को पे किया गया, तो वो रिसर्च चाहे मेरे बिजनेस को बिलोंग करे या ना करे, मुझे डिडक्शन उसका अलाउड होगा। ठीक, तो पहली बात तो डिडक्शन अलाउड होगा, नॉट अलाउड का ऑप्शन होता तो और अच्छा क्वेश्चन माना जाता। अब हम देखें आईआईटी के लिए 150% इज द करेक्ट आंसर, 150%। मिस्टर ए हैज लॉस फ्रॉम रेगुलर बिजनेस, यानी हम इसे क्या कहते हैं बेटा, नॉर्मल पीजीबीपी से लॉस आ गया, नॉर्मल बिजनेस से लॉस आ गया 8 लाख का, और स्पेकुलेटिव बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा है 11 लाख का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्योंकि अक्सर बच्चा देखता है स्पेकुलेटिव बिजनेस है तो हम सेट ऑफ नहीं होने देंगे। बेटा स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस दूसरे बिजनेस या दूसरे सोर्स से सेट ऑफ नहीं हो सकते, लेकिन अगर दूसरा लॉस कोई है, बिजनेस का कोई लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी का कोई लॉस है, दैट कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रॉफिट, तो ये एडजस्ट हो सकता है और आपका आंसर होगा 3 लाख रुपए। एओपी में कौन होते हैं बेटा, एक होता है एओपी और एक होता है बीओआई। बीओआई में सभी इंडिविजुअल्स की जमात होती है, मतलब सारे इंडिविजुअल्स होते हैं बीओआई। एओपी में इंडिविजुअल, कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप फॉर्म, एचयूएफ सब मिलकर हो सकते हैं, यानी कोई भी हो सकता है एओपी में। तो क्या सिर्फ इंडिविजुअल हो सकता है? नहीं। पर्सन अदर देन इंडिविजुअल? नहीं। सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ? नहीं। तो आंसर है नन ऑफ अबव। क्या आप ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि एग्जाम में बीओआई में कौन कौन होगा बताया, पूछा जा सकता है? यस, और उसका आंसर क्या होता? इंडिविजुअल ओनली। ठीक है। इंडियन कंपनी देखिए कैसे वो आपको गड़बड़ कर रहे हैं। इंडियन कंपनी जिसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है, वो क्या माना जाएगा? अरे भाई इंडियन कंपनी है तो रेजिडेंट होगा। पोयम हम नहीं देखते, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट हम देखते हैं फॉरेन कंपनी के लिए। अगर फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो उसे हम मानेंगे रेजिडेंट, और आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट, लेकिन इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट। कैजुअल इनकम रिसीव्ड बाय एसएससी exempt up to 50,000, फुल्ली एग्जेम्प्टेड, फुल्ली टैक्सेबल, नन ऑफ अबव। फुल्ली टैक्सेबल क्या है कैजुअल इनकम? मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ विनिंग फ्रॉम रेस, क्रॉसवर्ड पजल्स, बैटिंग, गैमलिंग। कोड बनाया है WRC, विनिंग फ्रॉम रेस, क्रॉसवर्ड पजल्स, बैटिंग, गैमलिंग। ये है कैजुअल इनकम। तो क्या इसमें कोई एग्जम्पशन है? नहीं सर, इसमें तो कोई एग्जम्पशन नहीं है। दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा? फुल्ली टैक्सेबल। अब हम आते हैं 57 नंबर पे आ गए हैं, 7वां क्वेश्चन कर रहे हैं। होश में हो ना, ध्यान से। तुमने ये किया भी होगा क्योंकि मैंने सेकंड वीडियो में आपसे कहा था कि आगे आप लगभग 50 क्वेश्चन और कंप्लीट करो। कंप्लीट कैसे करना है? आंसर नहीं देखना है, आपको अपने बुक में जाना है और बुक में जो भी कुछ लिखा हुआ है, आपके नोट्स बनाए हुए हैं आपने, उसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसमें ढूंढना है। ढूंढने से याद होगा। फ्री मील worth ₹120 per meal for 200 days provided by employer during the working hour in a remote area। रिमोट एरिया में दिया जा रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। रिमोट एरिया में दिया जा रहा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताइए, रिमोट एरिया में दिया जा रहा है, क्या करेंगे हम? कुछ याद है आपको? रिमोट एरिया में अगर ये दिया जा रहा है मील, वैसे तो मील जैसे ही आपके मन में आएगा कि मील दिया जा रहा है तो आपको क्या करना होता है कि एग्जम्प्ट अप टू ₹50 पर मील, यही याद करके जाते हैं। लेकिन इसमें अब चूक जाएंगे, मिस कर देंगे। रिमोट एरिया और ऑफशोर इंस्टॉलेशन, याद है कुछ? रिमोट एरिया और ऑफशोर इंस्टॉलेशन में अगर आपको लंच फैसिलिटी दी जा रही है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, वो टैक्स फ्री परक्विजिट्स होता है। तो आंसर क्या होगा? फुल्ली एग्जम्प्टेड। अनरियलाइज्ड रेंट जो प्रॉपर्टी का है
उसे हम एक्सक्लूड करते हैं। कहाँ से एक्सक्लूड करते हैं? हम तो जीएवी निकालने में ही एक्सक्लूड कर देते हैं, बल्कि एक्चुअल रेंट रिसीवेबल में ही एक्सक्लूड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल रेंट रिसीवेबल आपके ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? हम जीएवी निकालते समय अनरियलाइज रेंट को एक्सक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट, सेक्शन 32 AD किसको अलाउड होता है? बेटा ये कहलाता है 32 AD। असल में क्या था, ये उस समय क्वेश्चन आया था जब 32 AC होता था और फिर 32 AD भी बन गया। 32 AC जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय 32 AC बनाया गया था। कांग्रेस की सरकार जब हटी उसके 1-2 साल पहले बनाया था 32 AC। उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, 32 AD बनाया उन्होंने। AC क्या था? AC था इन्वेस्टमेंट अलाउंस था। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये खत्म हो गया। इसी के जगह पर रिप्लेस कर दिया 32 AD एडिशनल इन्वेस्टमेंट अलाउंस। इसमें खास बात यह थी कि पहले जो सेक्शन बना था वो डिडक्शन सिर्फ कंपनी को देता था, कॉर्पोरेट एसएससी को देता था। लेकिन 32 AD ने कहा कि ये डिडक्शन कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट दोनों को मिलेगा, बस एरिया नोटिफाइड होना चाहिए। यानी यहाँ पर कहाँ जाना है? 4 राज्य के रिमोट एरिया में। रिमोट एरिया यानी वो बताएंगे आपको, नोटिफाइड करेंगे एरिया। तो करेक्ट आंसर है कॉर्पोरेट एज वेल एज नॉन कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट यानी कंपनी, कॉर्पोरेट एज वेल एज नॉन कॉर्पोरेट इन नोटिफाइड एरिया। इन 4 स्टेट्स भी आ सकता था ऑप्शन में। फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी का डिडक्शन नहीं मिलता। एसटीटी का डिडक्शन अलाउड नहीं, फॉर्म पार्ट नहीं, नीदर अलाउड एज डिडक्शन नॉर। हाँ जी, तो ना ये डिडक्शन में अलाउड होगा ना ये कॉस्ट में शामिल किया जाएगा। ठीक है, यहां याद रखना फिर से, बच्चा सिर्फ एसटीटी पढ़ के जाता है, कहता है एसटीटी का डिडक्शन नहीं मिलेगा, एसटीटी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब आप ये रट के जाते हो, एग्जामिनर तैयार बैठा है, वो कहेगा मैं ये क्वेश्चन चेंज करके दूंगा। मैं पूछूंगा एक पीजीबीपी वाले को जो ट्रेडिंग करता है, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स ट्रेडिंग करता है, उसको एसटीटी अलाउड होगा क्या? आंसर है नॉट अलाउड, अगेन नॉट अलाउड। आंसर है अगेन नॉट अलाउड। अब एग्जामिनर कहता है कि यार ये भी बच्चा कर लेगा, एक काम करते हैं, पीजीबीपी वाला कोई ट्रेडिंग करता है, ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी यानी शेयर्स ट्रेडिंग करता है, क्या उसे एसटीटी अलाउड होगा? आंसर है यस, उसे अलाउड होगा। तो बताइए आपको कैसे पढ़ना है? ऐसे पढ़िएगा, कैपिटल गेन के लिए भी आपको एसटीटी पढ़ना है, उसी समय आपको दिमाग लगाना है कि क्या होगा अगर आप ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी करते हैं बिजनेस प्रोफेशन में, तो वो एसटीटी सेक्शन 36(1) में अलाउड होगा, और अगर आप ट्रेडिंग गुड्स की करेंगे तो वो फिर नहीं अलाउड होगा। नेक्स्ट, लॉस ऑफ ट्रेडिंग। ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बल्कि मैं कहूँगा इसे तो इंपॉर्टेंट मार्क करो ही। मैं इसके साथ साथ कुछ और भी आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे बुक में मेरे बुक में आइए, सेट ऑफ में आ जाइए। अरे दो खुल गया, सेट ऑफ में आ जाइए। ये है सेट ऑफ का चैप्टर। सेट ऑफ में यहां पर आइएगा, ये वाला हिस्सा जरूर ध्यान से देखिएगा। सेट ऑफ में ये वाला हिस्सा आप ध्यान से देखिएगा, 43 सब सेक्शन 5। यहां पर आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस के बारे में बताया गया है। स्पेकुलेटिव बिजनेस में डेरिवेटिव्स नहीं आते, स्पेकुलेटिव बिजनेस में डेरिवेटिव्स नहीं आते। डेरिवेटिव्स सिक्योरिटी वाले नहीं आते या कमोडिटी वाले नहीं आते। कमोडिटी के डेरिवेटिव नहीं आते या सिक्योरिटी के डेरिवेटिव नहीं आते, बेटा दोनों के नहीं आते। अगर आप डेरिवेटिव्स को समझते हो, जैसे मैंने क्लास में बताया था कि स्पेकुलेटिव बिजनेस में, दरअसल स्पेकुलेटिव बिजनेस को हम पहचानते कैसे हैं, वो नॉन डिलीवरी बेस्ड होता है। अब परेशानी यह है कि डेरिवेटिव भी नॉन डिलीवरी होता है, तो इसलिए लॉ मेकर को सेपरेटली लिखना पड़ा कि डेरिवेटिव को स्पेकुलेटिव ना माना जाए। रीजन क्या है? स्पेकुलेटिव जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। शेयर बाजार में क्या होता है? रिस्क,
और स्पेकुलेटिव में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। स्पेकुलेटिव भी शेयर बाजार का ही पार्ट है, उसमें डिलीवरी नहीं ली जाती। तो शेयर बाजार अगर रिस्की है तो स्पेकुलेटिव बिजनेस मोर रिस्की है। और डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव शेयर बाजार के रिस्क को मिनिमाइज करने की टेक्निक है, हेज करने की टेक्निक है, रिस्क को हटाने की टेक्निक है। इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं ये स्पेकुलेटिव से ठीक रिवर्स है? यस। तो इसे स्पेकुलेटिव कैसे बोलेंगे? तो सर बोलने की जरूरत क्या है? वो इसलिए क्योंकि डेरिवेटिव भी नॉन डिलीवरी बेस्ड होता है, इसलिए लॉ मेकर को सेपरेटली मेंशन करना पड़ा कि डेरिवेटिव को स्पेकुलेटिव ना माना जाए। अब जरा सोचिए, जब डेरिवेटिव बिजनेस स्पेकुलेटिव नहीं है तो वो नॉर्मल बिजनेस हो गया, और नॉर्मल बिजनेस का लॉस किसी दूसरे बिजनेस से एडजस्ट हो सकता है, दूसरे हेड से हो सकता है, सैलरी को छोड़कर, विनिंग फ्रॉम रेस, क्रॉसवर्ड पजल्स, बैटिंग, गैम्बलिंग को छोड़कर, और वो 8 वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अब जरा क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेरिवेटिव बिजनेस कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा? डेरिवेटिव बिजनेस का लॉस, आंसर है 8 साल के लिए। डिडक्शन 80E का, ई से मैं कैसे पढ़ाता हूं बेटा? 80E आपको याद होगा, डिडक्शन चलो जी डिडक्शन भी निकाल लो। डिडक्शन 80E क्या कहता है? डिडक्शन 80E क्या कहता है? 80E कहता है, ये देखिए 80E कहता है ई फॉर एजुकेशन, एजुकेशन हो गया महंगा, लेना पड़ेगा लोन। कैसे पढ़ते हैं बेटा? 80E, ई फॉर एजुकेशन, एजुकेशन मतलब महंगाई, एजुकेशन हो गया महंगा, लेना पड़ेगा लोन। लोन से नहीं डरते हम, किससे डरते हैं? ब्याज से। तो उस ब्याज का डिडक्शन सरकार देती है, लेकिन इस ब्याज का डिडक्शन सरकार कितने वर्ष तक देती है? लगातार 8 वर्ष तक। तो बताइए आपका आंसर क्या आएगा? 8 ईयर्स तक आप इसको अलाउ करवा सकते हो। लेकिन एक मिनट इसको जरा सा मैं रोकना चाहूंगा। हाँ, अब बताऊं आपके हिसाब से इसका उत्तर क्या होना चाहिए? 8 ईयर्स। ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट रखा था। हाँ, रीजन यह है कि 8 साल तक ही बच्चा पढ़ के जाता है कि जो 80E है वो 8 साल तक उसका डिडक्शन मिल सकता है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मान लो तुमने ब्याज, मान लो तुमने लोन का रीपेमेंट, मान लेते हैं ये 8 ईयर्स है, अब यहीं पर आपने सारा लोन चुका दिया, रीपे कर दिया, तो क्या अब आप ब्याज दोगे? नहीं दोगे। तो डिडक्शन मिलेगा अब आपको? नहीं। 8 साल तक मिल रहा था, लेकिन क्या 8 साल तक आपको मिल पाया? नहीं। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि आपने ब्याज अब आगे देना ही नहीं है, लोन का सारा रीपेमेंट कर दिया। अब एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्यों मार्क कराया वो सुनो। क्वेश्चन के आंसर को देखना, अगर आंसर में 8 साल, 10 साल, 6 साल ऐसा हो तो आप 8 साल टिक करोगे, लेकिन अगर ये ऑप्शन आ गया तो ये उसके ऊपर चला जाएगा, ये बेस्ट ऑप्शन में आ जाएगा। बताओ ये ऑप्शन क्या है? ये बेस्ट ऑप्शन में आएगा। क्या कहता है? 8 ईयर्स और टिल द इंटरेस्ट पेड विच एवर इज अर्लियर, यानी अगर पहले ही इंटरेस्ट का पेमेंट कंप्लीट हो गया, अब नहीं दे रहे इंटरेस्ट, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए ये उत्तर हमारा अब परफेक्ट उत्तर है। ठीक है, आइए 63 नंबर क्वेश्चन कहता है डिविडेंड रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर ऑफ इंडियन कंपनी engaged in growing and manufacturing tea shall be treated as agriculture income up to 60%, agriculture income up to 100%, non agriculture income up to 60 वगैरह वगैरह। कहानी क्या है? जरा कहानी सुनो। अगर मैं कहता हूं एक कंपनी है और ये कंपनी इंगेज है इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ओनली, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ओनली। ठीक, अब आप शेयर होल्डर हो इसके, आपको कंपनी क्या पे कर रही है? आपको कंपनी क्या पे कर रही है? डिविडेंड। आपको कंपनी दे रही है डिविडेंड। आपके अटेम्प्ट के लिए डिविडेंड एग्जम्प्ट है 10 लाख रुपए तक। रेजिडेंट, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फॉर्म 10 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्सेबल है। 10 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट है और उसके ऊपर टैक्सेबल है। ठीक, अगले अटेम्प्ट से, नेक्स्ट ईयर से
ये डिविडेंड टैक्सेबल है शेयर होल्डर के हाथ में, लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। हम डिस्कस कर रहे हैं आपके दिसंबर अटेम्प्ट के लिए डिविडेंड एग्जम्प्ट है 10 लाख तक। मान लीजिए छोटी रकम है, 2 लाख की रकम है, मान लेते हैं 1 लाख की रकम है, तो डिविडेंड एग्जम्प्ट है। समस्या ये थी कि असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, ये केस स्टडी का पार्ट था, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं बताऊंगा। असेसिंग ऑफिसर शेयर होल्डर से कहता है कि भाई तेरा डिविडेंड एग्जम्प्ट तो है, लेकिन मैं इसे डिविडेंड नहीं एग्रीकल्चर इनकम मानता हूं, क्योंकि कंपनी एग्रीकल्चर कर रही है और कंपनी उसी एग्रीकल्चर को तुमको बांट रही है, तो तुम्हारी इनकम डिविडेंड नहीं है, एग्रीकल्चर है। शेयर होल्डर पूछता है इनकम टैक्स ऑफिसर से कि हुजूर आप इसे डिविडेंड मानो तो भी एग्जम्प्ट, एग्रीकल्चर मानो तो भी एग्जम्प्ट, तो आप लड़ क्यों रहे हो? डिविडेंड को ही डिविडेंड रहने दो, एग्रीकल्चर मान के क्या करोगे? है तो दोनों ही एग्जम्प्ट, टैक्स तो आप ले नहीं पाओगे। एओ कहता है अच्छा कैसे नहीं ले पाऊंगा टैक्स? अगर ये मैं एग्रीकल्चर मान लूं तो इंटीग्रेशन लग जाएगा और तेरी दूसरी इनकम के साथ इसे चिपकाऊंगा और तेरा स्लैब बढ़ा दूंगा। तब ये शेयर होल्डर, इसका दिमाग घूमता है, ये कहता है भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तब इसकी लड़ाई होती है, मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट फाइनलाइज करता है और कहता है असेसिंग ऑफिसर सावधान, कंपनी और शेयर होल्डर अलग अलग एंटिटी हैं। क्या कंपनी टैक्स पे कर देगा तो तुम शेयर होल्डर को छोड़ दोगे? नहीं, यानी कंपनी अलग है, शेयर होल्डर अलग है। इस परिस्थिति में अगर कंपनी एग्रीकल्चरल इनकम सिर्फ कमा रही है, उसके बावजूद तुम शेयर होल्डर को उसका हिस्सा नहीं बना सकते। शेयर होल्डर और कंपनी दोनों अलग अलग एंटिटी माने जाते हैं, इसलिए शेयर होल्डर जो प्राप्त कर रहा है वो डिविडेंड है। बेटा मैंने ये कहानी वो सुनाई जहां पर कंपनी प्योर एग्रीकल्चर अर्न कर रहा था, और यहां पर क्वेश्चन में है कि कंपनी एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों अर्न कर रहा है। याद है ना, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में हम 60-40 करते हैं, 60% एग्रीकल्चर मानते हैं, 40% पीजीबीपी मानते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बता दिया कि अगर कंपनी प्योर एग्रीकल्चर को कर रही होती तब भी यह डिविडेंड माना जाता। तो बताओ, अब कंपनी तो मिक्सिंग एक्टिविटी में है, तो क्या इसे एग्रीकल्चर मान लेंगे? 60% एग्रीकल्चर मान लेंगे? अरे नहीं, ये तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम ही रहेगा। ये क्या रहेगा बेटा? नॉन एग्रीकल्चर इनकम ही रहेगा, पूरा का पूरा प्योर। चले नेक्स्ट, ये आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये फाइनल का है। जिस ज़माने में आपके अटेम्प्ट में वेरियस एंटिटी आता था उस ज़माने के लिए था ये। सर वैसे है क्या, हमको थोड़ा सा तो बताओ। ये रियल एस्टेट बिजनेस ट्रस्ट का क्वेश्चन है जो फाइनल में आएगा पेपर नंबर 16 में। आप जब आओगे, मेरी शुभकामना आप सबके साथ है, आप पास कर जाओ जल्दी से, है ना। फिर सेकंड ग्रुप भी निकालो, जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं वो बोथ ग्रुप निकाल लें। फिर थर्ड ग्रुप में हम मिलेंगे डीटी एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन में। वहाँ आपको ये मैं पढ़ाऊँगा कि बिजनेस ट्रस्ट, जो रियल एस्टेट बिजनेस ट्रस्ट है, जो बिजनेस ट्रस्ट रियल एस्टेट बिजनेस ट्रस्ट होते हैं, वो अगर कोई एसेट होल्ड करेंगे तो उसकी रेंटल इनकम एग्जम्प्ट होती है। अगर वो कोई एसेट होल्ड करते हैं, ओन करते हैं, तो उसकी रेंटल इनकम को भी एग्जम्प्ट करते हैं। आंसर तो बी में टिक करवा दूंगा, लेकिन आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, इग्नोर कीजिएगा। कैश गिफ्ट रिसीव्ड बाय एचयूएफ फ्रॉम हिज मेंबर टू द एक्सटेंट 75,000 विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ। ये क्या क्वेश्चन है सर? बेटा ये क्वेश्चन है IFOS से, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अपने बुक में निकालो और वहां देखो जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी मैंने बनाई है, जो मैंने गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी बनाई है उसमें देखना, तो गिफ्ट में अगर रिलेटिव से गिफ्ट लिया जाए तो वो टैक्सेबल नहीं होता। जरा समझोगे, अगर रिलेटिव से गिफ्ट लिया जाए तो टैक्सेबल नहीं होता। ठीक, रिलेटिव कौन होता है जरा समझना, रिलेटिव कौन होता है? रिलेटिव की परिभाषा यहां पर दी गई है, जरा पढ़ के देखो तो। HUF के लिए रिलेटिव कौन है? HUF के लिए रिलेटिव है, इन केस ऑफ HUF एनी मेंबर देयरऑफ। मेंबर उसका रिलेटिव है, HUF के लिए मेंबर उसका रिलेटिव है, और मेंबर से अगर गिफ्ट मिल रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। यानी रिलेटिव से गिफ्ट मिल रहा है, मेंबर से गिफ्ट मिल रहा है यानी रिलेटिव से गिफ्ट मिल रहा है, तो वो टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। कैश गिफ्ट रिसीव्ड बाय HUF फ्रॉम हिज मेंबर यानी रिलेटिव
टू द एक्सटेंट 75,000, 75,000 रुपये तक मिल रहा है, विल बी ट्रीटेड एज इनकम। ये इनकम मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? लिखा हुआ है नन एज इट इज एग्जम्प्ट, तो आंसर क्या होगा? सी। यहां भी आपके इसमें आंसर कुछ और दिया हुआ है, मेरे हिसाब से आंसर क्या होगा? सी। जो आंसर आप कुछ और दिया हुआ है उसको डिस्कस भी नहीं करेंगे अब हम, जो आंसर हमने डील कर दिया आपके साथ डिस्कस कर दिया वो सही है, उसे मानकर चलिएगा, और अगर वो आंसर टैली ना करे तो इग्नोर कर दीजिएगा, मतलब वो आंसर जो मैंने डिस्कस कर दिया वो सही है, मेरे हिसाब से सही है बेटा। अच्छा, फॉलोइंग इज टैक्सेबल अंडर सैलरी, सैलरी के हेड में क्या टैक्सेबल होता है बताइए? अगर एक फर्म से पार्टनर सैलरी रिसीव करता है तो क्या वो सैलरी मानी जाती है? नहीं सर, वो तो पीजीबीपी मानी जाती है। वो सैलरी मानी जाएगी? नहीं, वो पीजीबीपी मानी जाएगी। अच्छा, एक प्रिंसिपल से एजेंट को कमीशन मिला, वो कौन सी इनकम होगी? पीजीबीपी, या वो चाहे तो आईएफओएस मान सकता है। फी मिल रहा है डायरेक्टर को, वो कौन सी इनकम होगी? आईएफओएस होगी। जो फी मिलता है ना डायरेक्टर सिटिंग फी, वो कौन सी इनकम होती है? आईएफओएस होती है। तो एक ही बच गया, अब ऑप्शन तो है नहीं, टिक उसी को करना पड़ेगा। लेकिन बताओ, गिफ्ट रिसीव करेगा अगर एम्प्लॉई तो वो सैलरी हेड में आता है, कैसे, क्या नियम है बेटा गिफ्ट का? चलो रिवीजन हो जाए। कैश गिफ्ट है तो फुल्ली टैक्सेबल, अगर काइंड में गिफ्ट है, अगर काइंड में गिफ्ट है अप टू 5,000 तो एग्जम्प्ट रहेगा, वैल्यू 0 रहेगी, और अगर एक्सीडिंग 5,000 है तब सर दो आंसर है। सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम तो कंफ्यूज हो ही जाओगे, दो आंसर है, क्योंकि लॉ में क्या आंसर है ये देखिए, सैलरी चैप्टर मैंने निकाल दिया अपने बुक का। लॉ में आंसर क्या है? लॉ में आंसर कहाँ गया भाई? ये देखिए, गिफ्ट, लॉ में आंसर क्या है? अगर 5,000 रुपये से ज्यादा है, जरा देखिएगा, 5,000 रुपये से अगर ज्यादा है, 5,000 या उससे ज्यादा है, बल्कि लॉ तो ये कहता है 5,000 भी है तो टैक्सेबल है, फुल्ली पूरी मार्केट वैल्यू उसकी इनकम बन जाएगी, परक्विजिट बन जाएगा। लेकिन सीबीडीटी का ये जो सर्कुलर है 15/2001, इस सर्कुलर ने कहा है कि 5,000 से अगर ऊपर चला जाए तो एक्स्ट्रा विल ओनली बी टैक्स्ड एज परक्विजिट्स। अब प्रश्न उठता है कि आप एग्जाम में क्या करेंगे? मतलब क्या हुआ सर? मतलब हुआ कि एज पर लॉ, अगर ये मैं डिस्कस कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में तो आंसर हो गया, लेकिन वैसे अगर कोई और क्वेश्चन आएगा तो मैं डिस्कस कर रहा हूं कि एज पर लॉ अगर 6,000 रुपये वर्थ का काइंड में इंप्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है तो एज पर लॉ 6,000 परक्विजिट्स की वैल्यू है। लेकिन एज पर सीबीडीटी सर्कुलर 15/2001 1,000 उसकी वैल्यू है। अब एग्जाम में क्या करना है बताता हूं। एमसीक्यू अगर आया तो एज पर लॉ चलिएगा और वो 6,000 पूरी वैल्यू बनाइएगा। अगर एमसीक्यू आया तो ऐसे करना है। अब अगर क्वेश्चन आता है बड़ा, चाहे वो 3 नंबर का आए, लिखने वाला क्वेश्चन आता है, वहां पर भी आपको आंसर एज पर लॉ लेना है, लेकिन आप नोट में ऑप्शन में लिख सकते हो हाउ एवर एज पर सीबीडीटी सर्कुलर 15/2001 एक्स्ट्रा विल ओनली बी टैक्स्ड एज परक्विजिट्स, बस। तो आपको चलना कैसे है? एज पर लॉ। अब आए हम 67 पे, आसान है, बताइए। 67 कहता है मैक्सिमम अमाउंट एनआर के लिए जिसकी उम्र 80 साल है। भाई एनआर की उम्र 100 साल हो, 150 साल हो, हमें क्या करना, उसकी एमईएल तो 2,50,000 ही होगी। आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप फर्म कब रेजिडेंट माना जाएगा? बहुत आसान है, जब उसके बिजनेस का कंट्रोल मैनेजमेंट फुल्ली या पार्टली इंडिया में हो। तो ढूंढिए जरा सा, फुल्ली एंड पार्टली, बी पार्ट। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इंपॉर्टेंट है, आने की उम्मीद है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो डिसेबल एम्प्लॉय है उसके लिए एग्जम्प्ट रहेगा, कहां तक? 3,200 रुपये तक। अच्छा, फिर से आ गया रिलीजियस ट्रस्ट। रिलीजियस ट्रस्ट आपके लिए नहीं बनेगा एग्जाम में, ये भी आपके एग्जाम में नहीं बनेगा, आप काट सकते हो, बताकर चल रहा हूं फिर भी। रिलीजियस ट्रस्ट को जब एनोनिमस डोनेशन मिल जाता है, एनोनिमस डोनेशन मतलब गुप्त दान, रिलीजियस ट्रस्ट को जब गुप्त दान मिल जाता है तो सेक्शन 115 BBC के मुताबिक इसके ऊपर
टैक्सेबिलिटी आती है, टैक्सेबिलिटी या चार्जेबिलिटी आती है, और ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। ये पार्टली और एग्जम्प्टेड वगैरह नहीं होता, ये टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, इसमें एक अमाउंट है, एक छोटी सी रकम है जो एग्जम्पशन में दी जाती है, बट आपके लिए तो वो करना ही नहीं है। आगे लिखा हुआ है नॉट टैक्सेबल एट एमएमआर, चार्जेबल एट एमएमआर, पार्टली एग्जम्प्टेड और फुल्ली एग्जम्प्टेड। आंसर है पार्टली एग्जम्प्टेड। एनोनिमस डोनेशन में एक लिमिट है, यहां भी आपका आंसर कुछ और है, उसको बदल लेंगे हम। पार्टली एग्जम्प्टेड, पार्टली एग्जम्प्टेड। एनोनिमस डोनेशन मतलब होता है रिलीजियस है ना, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, आंसर ये नहीं है, फुल्ली एग्जम्प्टेड। एनोनिमस डोनेशन मतलब होता है गुप्त दान, गुप्त दान। अब हुआ ये था सीक्रेट डोनेशन। हुआ ये था कि जब ये एनोनिमस डोनेशन हमारे कंसेप्ट में आया था, ये बहुत पहले की बात है, पी चिदम्बरम थे उस समय फाइनेंस मिनिस्टर, वो लेकर आए थे कि गुप्त दान विल बी फुल्ली टैक्सेबल एट द रेट 30%। वी कैन से इट इज एमएमआर, वी कैन से एट द रेट 30%। एनोनिमस डोनेशन यानी अगर किसी ट्रस्ट ने गुप्त दान लिया तो वो 30% टैक्सेबल होगा। ये बजट में लेकर आए थे चिदम्बरम साहब, 30% टैक्सेबल होगा। उनका कहना था कि ट्रस्ट जो है गुप्त दान के नाम पे ब्लैक मनी इकट्ठा कर रहा है। भाई बात में तो उनके दम थी, लेकिन बात में दम होते हुए भी बजट के इवनिंग तक, जिस दिन बजट बना उसके इवनिंग तक उन्होंने रेक्टिफाई कर दिया अपने बजट को। क्यों? क्योंकि बहुत हंगामा हुआ। जितने भी रिलीजियस ट्रस्ट थे, मैं धार्मिक कह रहा हूं, चैरिटेबल नहीं, जितने भी रिलीजियस ट्रस्ट थे उन सब ने एक साथ एकता दिखाई। क्या हिंदू मुस्लिम हर धर्म के लोग एक साथ आए, कमाल का दृश्य था। एक साथ आए और उन्होंने बगावत कर दी। कहा कि आपके कहने के मुताबिक जो मंदिरों में गुप्त दान दिए जाते हैं वो क्या काला धन है? मंदिर का काला धन है? कैसी बात कर रहे हैं? एक आदमी 10 करोड़ रुपए दे गया और कहता है मेरा नाम नहीं लेना, मत बताना, इसका मतलब वो धर्म का काम कर रहा है। धर्म में तो गुप्त दान सबसे बड़ी बात होती है, हर धर्म में। कोई धर्म यहां पर अलग अलग नहीं कहता, सभी धर्मों में गुप्त दान को प्रायोरिटी दी गई है कि होना तो दान गुप्त ही चाहिए। और आप कह रहे हैं जी साहब काला धन है, तो इमीडिएट इसको रेक्टिफाई किया गया था, इसलिए ये बड़ा फेमस हो गया। और एनोनिमस डोनेशन अगर कोई रिलीजियस ट्रस्ट रिसीव करता है, चाहे वो 10 लाख रिसीव करे, 20 लाख रिसीव करे, करोड़ों रिसीव करे, वो पूरा एग्जम्प्ट होता है। ये है करेक्ट आंसर। तो इसमें भी आंसर गलत है, रेक्टिफाई करिएगा। आपके कोर्स में मैं फिर कह रहा हूं, फाइनल के कोर्स में आएगा, आप में नहीं आएगा। आगे इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं दिखाता हूं ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए आप रिवीजन जब करोगे तो मैंने अपने बुक में बेसिक कंसेप्ट में ये दे रखा है, ये बेसिक कंसेप्ट में दे रखा है। ये देखिए एग्रीकल्चर इनकम की परिभाषा, एग्रीकल्चर इनकम की परिभाषा मैंने ये आपको बेसिक कंसेप्ट में दिया हुआ है। इसमें क्या है, एग्रीकल्चर इनकम में एक तो वो आता है, बेटा मैंने कहा था ना रिवीजन करा दूंगा साथ साथ, तो रिवीजन भी करा रहा हूं। एक तो आता है एग्रीकल्चरल लैंड से डायरेक्टली जो इनकम आती है, इस तरह की कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, इस तरह की इनकम। दूसरा इसमें आता है अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड रेंट पर दे दिया तो उसका जो रेंटल इनकम आएगा, अगर वो एग्रीकल्चर पर्पस से यूज हो रहा है तो वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। यानी कि एग्रीकल्चर लैंड का रेंट भी एग्रीकल्चर इनकम है, अगर वो एग्रीकल्चर पर्पस से यूज हो। यानी एग्जाम में ये क्वेश्चन आने के भी चांस है, आप मार्क कीजिएगा, जरूर क्वेश्चन आएगा। उम्मीद करता हूं कि एग्रीकल्चर लैंड को मैंने किसी और पर्पस से दिया, जैसे यहां पर मेले के लिए दे दिया, किसी को फेयर के लिए दे दिया, फिल्म की शूटिंग के लिए दे दिया, और उसका रेंट आ रहा है, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, वो टैक्सेबल इनकम होगी। अब बात आती है फार्म बिल्डिंग। जो फार्म हाउस है, फार्म बिल्डिंग है, उसका रेंट भी एग्रीकल्चर है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें नहीं पूरी कर रहा है ये क्वेश्चन वो शर्त नहीं पूरी कर रहा। ये कह रहा आउटसाइड इंडिया है। नहीं साहब, इंडिया के रूरल एरिया में एग्रीकल्चर लैंड के करीब फार्म हाउस होगा, और उस फार्म हाउस को मैंने रेंट पर शादी के लिए नहीं दिया, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दिया। दैट द सिचुएशन विच कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, इसलिए वहां पर एग्रीकल्चर माना जाएगा। ये अगर आउटसाइड इंडिया है तो यहां पर क्या टिक करोगे बेटा? आउटसाइड इंडिया है तो क्या टिक करोगे? नॉन एग्रीकल्चर इनकम, ये टिक कर दोगे। अब आइए टीडीएस वाला कंसेप्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर से ये इंपॉर्टेंट हो गया बेटा। ये सब पता है
जो मैंने एनालिसिस अभी आपको दिखाया था ना, एनालिसिस ये वाला भाग, इसमें जो ये वेरी टफ है ना, वेरी टफ, इस हिस्से में ये सब है। ये टफ में नहीं है, वेरी टफ में। बताऊं क्यों? क्योंकि मैं देखो यहां बढ़िया चीज बताता हूं। देखो ये है मेरी बुक में टीडीएस, देखिएगा जरा। टीडीएस में ये जितने भी आपको रेट्स दिख रहे हैं, ये सारे रेट्स जो टीडीएस में आपको दिख रहे हैं, ये टीडीएस के रेट क्या सरचार्ज हेल्थ एजुकेशन सेस से इनहेंस किए जाते हैं? जनरल क्वेश्चन सुनिए। जैसे मान लीजिए कि 194C है, ये 194C है, इसमें रेट है 1%। तो जब टीडीएस काटने वाला व्यक्ति काट रहा होगा टीडीएस, तो क्या 1% में हेल्थ एजुकेशन सेस सरचार्ज जोड़ के काटेगा या सिर्फ 1%, सिर्फ 1% काटेगा? ये क्वेश्चन है। इसका उत्तर इतना आसान नहीं है, बताता हूं। इसका उत्तर देखो क्या है, यहां पर आओ, ये है दूसरे पेज में। दूसरे पेज में इसका उत्तर है। इसका उत्तर ये है, ये देखो ये वाली चीज। इसका उत्तर यह है कि अगर सैलरी के ऊपर टीडीएस कट रहा है तो सरचार्ज हेल्थ एजुकेशन सेस का भी ध्यान रखा जाएगा। अगर पेमेंट उस लिमिट को क्रॉस कर रही है जहां सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा, तो इसमें सरचार्ज जोड़कर ही टीडीएस कटेगा। और अगर आप किसी एनआर और फॉरेन कंपनी को पेमेंट कर रहे हो तो वहां भी सरचार्ज हेल्थ एजुकेशन सेस को इनहेंस करके ही रेट कैलकुलेट होगा। अब जरा यहां तुम क्वेश्चन पर आओ, और क्वेश्चन क्या कहता है कि while calculating TDS, surcharge is also considered if pay कौन? रिसीवर is non-resident, is foreign company, domestic company, any SSE। यहां पर इन्होंने आंसर बढ़िया नहीं दिया हुआ है, जरा आंसर देखिए, मैं दिखा रहा हूं। आंसर क्या है? पेमेंट टू फॉरेन कंपनी एज वेल एज एनआर, बोथ केस में सरचार्ज इनहेंस किया जाता है अगर एक अमाउंट लिमिट को क्रॉस कर रहा है। तो बताइए यहां आपका आंसर ही एप्रोप्रिएट नहीं दिया हुआ। आंसर है ये दोनों आंसर है। या तो उनको यहां एनआर को आर करना पड़ेगा, तब जाकर बनेगा। सर ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो नहीं आएगा बाबा, ये तुम समझ नहीं रहे। ये जो पीछे क्वेश्चंस आए थे बहुत सारे, उसको कंपाइल किया हुआ है, और कंपाइल करने वाले व्यक्ति ने कोशिश की है, कहीं कहीं उनसे अभी गलती रह गई है, तो मैं हूं ना रेक्टिफाई करने के लिए, आपको क्यों चिंता करनी। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो प्रॉपर उसको 2 बार 3 बार एनालाइज किया जाता है, देखा जाता है, उसके बाद दिया जाता है। तो चांसेस नहीं है कि एग्जाम में ऐसे परेशान करेंगे आपको, ठीक। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा इसका आंसर तो थोड़ा सा अटपटा ही रहा। नेक्स्ट, when the share are held in unlisted company, it is treated as long term when holding period exceed। ये तो बहुत इजी है बेटा, कैप गेन चैप्टर आपको याद होगा। आप कैप गेन चैप्टर निकालो, कैप गेन चैप्टर में आपको समझ आ जाएगा। कैप गेन चैप्टर में यहां पर देखो, इस पेज में जो हमारे पास अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं, जो अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं, उसके लिए हमें पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या देखनी होती है बेटा? 24 महीने। मैं यही आपसे कह रहा था कि आप बुक में जाके आंसर को ढूंढो, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, बुक जाके आंसर को ढूंढो, उससे फायदा होगा, रिवीजन हो जाएगा। आप 2 चीज़ और पढ़ लोगे कि अच्छा ऐसा भी है, ऐसा भी है, ओहो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। ये तरीका है रिवीजन का, तैयारी करने का, ठीक है बेटा। तो आंसर 24 महीने आ गया। पर्सनल इफेक्ट डू नॉट कवर्ड फॉलोइंग, निम्नलिखित पर्सनल इफेक्ट को कवर नहीं करता। जरा देखिए तो कैप गेन चैप्टर के शुरुआत में जो हमने डेफिनेशन देखा था कैपिटल एसेट का, वहां पर क्या था? पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं होता, लेकिन ये नहीं माने जाएंगे पर्सनल इफेक्ट, तो ये कैपिटल एसेट माना जाएगा। अब आंसर आप आसानी से कर सकते हो। ज्वेलरी इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या लिखा हुआ है? ज्वेलरी इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी पर्सनल इफेक्ट है? नहीं, वो तो वैसे ही नहीं है, वो तो ऊपर आ रहा था। मूवेबल को पर्सनल इफेक्ट लेते हैं। ज्वेलरी भी नहीं है, ड्राइंग भी नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ एबव। ये सब पर्सनल इफेक्ट में नहीं आते। टीडीएस ब्याज पे किस सेक्शन में कटता है? बेटा एमसीक्यू आ गया तो टीडीएस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें सेक्शन तक आपको याद करना पड़ेगा।
मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूं? अरे भाई, जब मुसीबत आती है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको। जब भी कोई मुसीबत आएगी तो वो सिर्फ आप पर नहीं आ रही, सभी बच्चों पर है, और आप उस मुसीबत में अपने आप को साबित करोगे। अपॉर्चुनिटी है। इसलिए अब मैं आपके साथ आपको बताता चल रहा हूं कि ये सेक्शंस भी अब रटने पड़ेंगे। सेक्शंस, मैं तो बहुत सारे सेक्शंस रटवा चुका हूं आपको ऑलरेडी, लेकिन फिर भी जो सेक्शंस आपको लगता है उसे ये भी आ सकता है तो सेक्शन भी रटिएगा। यहां पर सेक्शन कौन सा लगेगा? 193। ये देखिए क्वेश्चन बार बार क्यों देता है, ये क्वेश्चन क्यों दिया जाता है आपको पता है? 194 अगले साल से तो इंपॉर्टेंट हो गया, बट अभी के लिए आपके अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं। 194 में डिविडेंड के ऊपर टीडीएस है, और दरअसल में डिविडेंड कोई टैक्सेबल तो बनेगा नहीं, इसलिए टीडीएस बनता भी नहीं है डिविडेंड पे, लेकिन डिविडेंड के ऊपर टीडीएस का रेट उन्होंने दे रखा है 10%। इसलिए एग्जामिनर आपसे पूछता रहता है कि डिविडेंड पर टीडीएस का रेट क्या है। हो सकता है बच्चा कोशिश करे कि यार डिविडेंड पे कहां करता है टीडीएस, ऐसा सोचकर नन ऑफ अबव टिक कर दे, इसलिए ध्यान रहेगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनर चाइल्ड की इनकम जो क्लब की जाती है, पूरा क्वेश्चन अच्छे से नहीं बना हुआ है। माइनर चाइल्ड की इनकम 1500 तक एग्जम्प्ट थोड़ी होती है। अगर माइनर चाइल्ड अपने स्किल से कमा रहा है तो उसमें कोई 1500 की छूट मिलेगी, वो तो पूरा टैक्सेबल होगा। क्वेश्चन बनाना चाहिए वाइल क्लबिंग प्रोविजन अप्लीकेबल, इस तरह से क्वेश्चन बनाना चाहिए। तो जो इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड क्लब हो उसमें एग्जम्पशन कितनी है? आंसर है 1500 रुपया। चलिए कोई बात नहीं, टिक कर दीजिए। क्या कह रहे हैं? नन ऑफ एबव करना चाहिए, ऐसा सोच रहे हैं आप? नहीं, देखिए नन ऑफ एबव मुझे समझ आ गया कि ये क्वेश्चन इन्होंने कैसे बनाया है, तो क्वेश्चन में थोड़ी कमी है। अच्छा, आप ये सोच रहे हो कि अगर एज इट इज क्वेश्चन आ जाए तब क्या करेंगे सर? अगर एज इट इज आ गया तो नन ऑफ एबव टिक करना ही सही होना चाहिए, अगर एग्जामिनर ने संभाल के क्वेश्चन पूछा है तो, क्योंकि माइनर की इनकम एग्जाम थोड़ी होती है। जब माइनर की इनकम क्लब हो रही होती है तो उस क्लबिंग की वजह से एग्जम्पशन मिलती है। ठीक है, चलिए अब हम इसके आगे इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट्स को ऑडिट किया जाता है, अनडाउटली यस, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिट किया जाता है। अब आप कहीं जोश में आके कॉस्ट अकाउंटेंट मत लिख दीजिएगा, हमारे साथ होता है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जो जो सच है वही नियम चलेगा। लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD, जिसको मैं कौन सा बिजनेस कहता हूं? वीआईपी बिजनेस, जिसको मैं कहता हूं वीआईपी बिजनेस। वीआईपी बिजनेस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम ऑफ, किससे एडजस्ट हो सकता है? स्पेकुलेटिव बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस, सॉरी, किससे एडजस्ट हो सकता है? एनी अदर बिजनेस इनकम नहीं, कैन नॉट बी एडजस्टेड, नहीं एडजस्ट तो हो सकता है। इनकम अदर देन सैलरी नहीं, इनकम फ्रॉम अदर स्पेसिफाइड बिजनेस। एक और आंसर उनको लिखना चाहिए था, जो स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस है ना, वो हो सकते हैं फ्रॉम सेम स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम से और अदर स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम से। जो स्पेसिफाइड बिजनेस की लिस्ट है जो मैंने आपको पीजीबीपी में दे रखा है, स्पेसिफाइड बिजनेस के लिस्ट को पीजीबीपी में मैंने दे रखा है, आप देख सकते हो। स्पेसिफाइड बिजनेस के लिस्ट ये रहे। अगर आपका लॉस यहां से आ रहा है, अज्यूम कीजिए कि आपका लॉस यहां से आ रहा है, तो आप इसी बिजनेस के इनकम से भी एडजस्ट कर सकते हो और बाकी किसी और से भी एडजस्ट कर सकते हो। मैंने आपको सेट ऑफ में भी इसके फोटो तैयार करके दिए थे, आपको याद होगा, कुछ याद है कि नहीं? सेट ऑफ में भी ये है ना, स्पेसिफाइड बिजनेस, वीआईपी बिजनेस, है ना। चलो, तो किसी से भी एडजस्ट हो सकता है, लेकिन स्पेसिफाइड बिजनेस होना चाहिए। तो अदर के जगह एग्जाम में आ सकता है एनी स्पेसिफाइड बिजनेस, एंड दैट इज करेक्ट आंसर। अब अगर अदर स्पेसिफाइड बिजनेस, सेम स्पेसिफाइड बिजनेस, एनी स्पेसिफाइड बिजनेस, ये तीन उत्तर आ जाए तो उस क्वेश्चन को कहते हैं वेरी टफ क्वेश्चन। तीनों सही लग रहे हैं, एनी स्पेसिफाइड बिजनेस, सेम स्पेसिफाइड बिजनेस, अदर स्पेसिफाइड बिजनेस, तो आपको उत्तर देना है एनी स्पेसिफाइड बिजनेस। लो साहब, आईसीडीएस तो आपको जब भी आएगा, आपके तो
जान निकालेगा ही, क्योंकि ICDS को उन्होंने इंटरमीडिएट लेवल पे देकर थोड़ा परेशान किया है बच्चों को। CA इंटरमीडिएट वालों के लिए ठीक है, उनमें नहीं है, तो उनका तो DT भी कम है, आपके लिए तो ज़्यादा है, 100 मार्क्स का DT है। ICDS गड़बड़ क्या कर रखा है, इंटरमीडिएट में उन्होंने दे रखा है इंट्रो, फाइनल में पूरा पढ़ना है डिटेल में। फाइनल में ही उनको रहना चाहिए था मेरे अपने ओपिनियन के मुताबिक, लेकिन मेरे ओपिनियन से आपका स्टडी मैट तो डिज़ाइन नहीं होगा। तो जो भी है, अब तो परेशानी है ही। तो मैंने बच्चों को क्या किया है, एक ICDS के क्लास को समराइज वे में एक क्लास में कंप्लीट कराया है, जिसमें समरी नोट्स तैयार करवा दिए हैं और कहा है कि बेटा कोशिश करना कि ICDS के नाम और नंबर याद हो। देखो इसमें काम आ जाएगा। ICDS 2 किसके लिए होता है बेटा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए। ICDS 2 किसके लिए होता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए। ICDS 4 किसके लिए होता है, कोई बात नहीं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ICDS एक बार देखना पड़ेगा। TDS ऑन इनकम ऑफ FII, देखो जी ये नहीं आएगा एग्जाम में, ये फॉरेन टैक्सेशन को बिलोंग करता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यहाँ पर 10% कटता है TDS, 10% कटता है TDS, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के ऊपर है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेगा। TDS ऑन कमीशन अदर देन इंश्योरेंस कमीशन, अदर देन इंश्योरेंस कमीशन, तो वो उस पर अरे इंश्योरेंस कमीशन और अदर देन इंश्योरेंस कमीशन कितना आएगा, 5% आएगा। 5% तो आपको TDS का रेट तो जानना ही पड़ेगा। ICDS 2 में जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन है, देयर रिकॉग्नाइज डैश कॉस्टिंग फॉर्मूला 2 3 4 5, देन द करेक्ट आंसर इज 2, बट आपके इस जगह पर आंसर उन्होंने 3 दे रखा है। नहीं साहब, 3 नहीं है, एक है फीफो और एक है वेटेड, 2 ही फॉर्मूला है कॉस्टिंग का ICDS में, फीफो और वेटेड। तो आंसर टिक करेंगे आप 2, याद रहेगा आपको। मिस्टर पंकज पार्टनर हैं PKJ के, वो किस प्रकार से एसेसेबल होंगे। अरे भाई मिस्टर पंकज है तो वो इंडिविजुअल होगा और क्या होगा। इन केस ऑफ लोकल अथॉरिटी, कहा था मैंने लास्ट किसी वीडियो में, अभी कहा था मैंने कि 140 सेक्शन याद होगा शायद आपको अच्छे से देखना चाहिए, उसमें कुछ भी आ सकता है। जब मैं HCF करवा रहा था, इसमें क्वेश्चन था ना एक कि HCF के रिटर्न को उसके कर्ता के अलावा कौन साइन करेगा, तो मैंने कहा था बेटा 140 अच्छे से देख लेना, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। वहां पर क्या है कि जो लोकल अथॉरिटी है उसका जो प्रिंसिपल ऑफिसर है वो साइन करते हैं। इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, यहां आइएगा, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन आर कंसीडर्ड। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस किसके लिए कंसिडरेबल है, क्या सभी SSC सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की NAV नील ले सकते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल HCF, सिर्फ इंडिविजुअल HCF नील ले सकते हैं, सभी SSC नहीं ले सकते। बताइए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर सेक्शन 35D रिस्ट्रिक्ट करता है 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। क्या यहाँ पर और भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है? यस सर, क्वेश्चन और भी बनाया जा सकता है। कहाँ गया PGBP, ये PGBP है नहीं, कहाँ गया PGBP, न जाने कहाँ मैंने निकाला था PGBP निकाला ही नहीं। PGBP तो बहुत अच्छे से तैयार किया था मैंने स्टडी मैट में, आपके PGBP मैंने, हाँ ये देखिए PGBP। यहाँ पर सेक्शन 35D पे MCQ कई प्रकार से बन सकते हैं, इसलिए सेक्शन 35D को बहुत निहायत रूप से आप याद करेंगे। पूछ सकता है वो कि एक फॉरेन कंपनी जो इंडिया में बिजनेस कर रहा है वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर इनकर्ड करता है, उसको डिडक्शन कितना मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दिया हुआ है, एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, 5% का कंपैरिजन वगैरह करके ऑप्शन में आंसर में दिया हुआ रहेगा। आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि फॉरेन कंपनी और NR को नहीं मिलता। ये देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है, फॉरेन कंपनी और NR को नहीं मिलता, तो ज़रा सा होश रखना भाई, है ना। फिलहाल यहाँ उत्तर क्या है बेटा 5%। अनएब्जॉर्ब बिजनेस लॉस, एग्जाम में अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी आ सकता है, इनफाइनाइट कैरी फॉरवर्ड। अनएब्जॉर्ब बिजनेस लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड मोर देन 8 years।
अब जब बिजनेस कह रहा है तो क्या आप इसे स्पेसिफाइड बिजनेस मानोगे? नहीं। स्पेकुलेटिव मानोगे? नहीं। भाई बिजनेस कह रहा है तो बिजनेस ही मानना पड़ेगा, नॉर्मल। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ये कहाँ मिलेगा? जब हमने लास्ट टॉपिक किया था असेसमेंट प्रोसीजर, वहां पर आपको मिलेगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सेक्शन 144, इनकम स्केपिंग असेसमेंट सेक्शन 147, स्क्रूटनी असेसमेंट सेक्शन 143। याद रख लेना, सेक्शन एक क्यों याद रखोगे, ये भी याद रख लेना और ये भी याद रख लेना। ठीक है। मॉनेटरी लिमिट फॉर एग्जम्पशन इन केस ऑफ इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव 3 लाख। अगर आप रिटायरमेंट पर अर्न लीव ले रहे हो तो मॉनेटरी लिमिट कितनी है आपकी एग्जम्पशन की? 3 लाख है। सुपर एनुएशन यानी रिटायरमेंट, ये जो लिखा हुआ है ना सुपर एनुएशन, इसका मतलब होता है रिटायरमेंट। प्राइवेट सेक्टर लिखा हुआ है, अगर ये गवर्नमेंट होता तो फुल्ली एग्जम्प्टेड था, कोई लिमिट नहीं थी। डिडक्शन इज नॉट अलाउड टू एसएससी वाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये आप सेक्शन 58 जब देखोगे, 58 सेक्शन IFOS का, तो वहां आपको दिखेगा कि आपको कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं अलाउड है ना। इंटरेस्ट अगर आप आउटसाइड इंडिया विदाउट TDS दे रहे हो नहीं अलाउड है, पर्सनल एक्सपेंस नहीं अलाउड है, यानी ये तीनों नहीं अलाउड है। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ एबव। ये PGBP में भी नहीं अलाउड है। 93 मिस्टर बालू पेड रॉयल्टी टू मिस्टर पीटर स्वीडन फॉर यूज ऑफ नो हाउ इन इंडिया। इंडिया में कोई नो हाउ यूज किया जा रहा है, कहां चले जाएंगे आप? सेक्शन 9 रेजिडेंशियल स्टेटस। नो हाउ इंडिया में यूज हो रहा है, रॉयल्टी पे किया जा रहा है, तो बताइए वो इनकम कहां अक्रू मानी जाती है? इंडिया में। मिस्टर हरी रेसिडेंट इन इंडिया रिसीव्ड 11 लाख रुपए बाय वे ऑफ डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, सच डिविडेंड इज। बताइए, मिस्टर हरी जो रेजिडेंट है 11 लाख रुपए का डिविडेंड प्राप्त कर रहे हैं इंडियन कंपनी से, सच डिविडेंड इज एग्जम्प्टेड? नहीं सर। रेगुलर नहीं, MMR नहीं, 10% इज करेक्ट आंसर। इसमें ऑप्शन ही 10% है, दैट इज करेक्ट आंसर। इसके साथ और ऑप्शन होता, कैसा होता? इसमें क्वेश्चन टफ क्वेश्चन बनता तो कैसा होता? 11 लाख रुपए टैक्सेबल है, लिखा होता फुल्ली टैक्सेबल एट द रेट 10%, लिखा होता ओनली 1 लाख विल बी टैक्सड एट द रेट 10%। तो आपको ये वाला टिक करना था, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो यहां फुल्ली भी नहीं है, तो क्या रेट लगाएंगे? 10%। ठीक है ना। 115 BBDA। नेक्स्ट, व्हेन एम्प्लॉय रिसीव्स मनी ऑन क्लोजर ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम, NPS। बेटा NPS बताओ, NPS में अगर आप पैसा रिसीव करते हो तो 40% आपको एग्जम्पशन मिल जाती है। कहाँ मिलेगा ये आपको? एग्जम्प्ट इनकम एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इस चैप्टर में मिलेगा। इनकम एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स आपको यहां मिलेगा, यहां पर मिलेगा। और यहां आंसर देखिए, मैं इसको करेक्ट कराऊंगा, ये 40 नहीं लगेगा, 40% एग्जम्प्टेड नहीं लगेगा, 60% एग्जम्प्टेड। यहाँ देखिए ज़रा क्या लिखा हुआ है, ये 40% इज रॉन्ग आंसर, 60% एग्जम्प्ट होगा, ये करेक्ट आंसर है 60%। और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा क्योंकि ये अमेंडमेंट है। 2019 का बजट आपके लिए लग रहा है और 2019 में इसे इनहेंस करके 60 कर दिया गया है, दैट इज अमेंडेड। पहले 40 हुआ करता था, तो ये जो आंसर आपके बुक में 40% दिया हुआ है वो इनकरेक्ट आंसर है, क्योंकि वो पहले 40 था, वो कॉपी हो गया है, तो आप उसे इग्नोर करिए। आंसर है 60%। ओके, व्हेन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स टू अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, एम्प्लॉयर, बेटा ये अगले साल से इसमें बड़ा भयंकर अमेंडमेंट है, अगले साल यानी नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। लेकिन फिलहाल आपके एग्जाम के लिए 1.5 लाख रुपए तक की छूट होती है। सुपरएनुएशन फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आपको याद होगा, सैलरी चैप्टर निकालेंगे तो आपको दिख जाएगा। सैलरी चैप्टर में सुपरएनुएशन फंड कहाँ है? परक्विजिट्स के लिस्ट में। आइए परक्विजिट्स आपको दिखाता हूं मैं, ये देखिए परक्विजिट्स, यहां पर देखिए सुपरएनुएशन फंड 1.5 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट है, 1.5 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर वो परक्विजिट्स मान लिया जाता है। तो आप क्या आंसर टिक करेंगे?
96 का 1.5 लाख रुपए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स इन द हैंड ऑफ एनआर फॉरेन कंपनीज चार्जेबल एट द रेट 10-20। इसमें भी आंसर गलत है, इसमें आंसर होगा 10, बुक में है आपके 20, गलत है बुक में, मतलब इसमें आपके इंस्टीट्यूट में जो अपलोड किया है इन्होंने, इसमें गलत है। और यहाँ पर और भी टफ क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा 10% विद इंडेक्सेशन, और आएगा 10% विदाउट इंडेक्सेशन। तो आपको बता दूं कि आंसर है 10% विदाउट इंडेक्सेशन। अनलिस्टेड शेयर्स के ऊपर फॉरेन कंपनी और एनआर को सरकार कहती है कि आप जब लॉन्ग टर्म कैप गेन निकालें तो इंडेक्स नहीं करें और फिर 10% आप टैक्स दे दें। यही चीज़ अगर रेजिडेंट के लिए है तो रेजिडेंट में अनलिस्टेड शेयर्स में इंडेक्सेशन भी होगा और टैक्स रेट 20% आएगा, लेकिन एनआर और फॉरेन कंपनी के लिए ये 10% होगा विदाउट इंडेक्सेशन। इसको मेरे तरफ से इंपॉर्टेंट मार्क करो। स्टार्टअप, ये कहाँ मिलेगा दोस्त, स्टार्टअप कहाँ मिलेगा? अरे भाई अब तो बहुत सारे पेजेस खुल गए हैं, कहाँ है वो? चलो एक और खोल लेते हैं, डिडक्शन। हाँ तो बताइए, डिडक्शन स्टार्टअप ATIAC। आप ऐसे रिवाइज करोगे तो आपको एक साथ कई चीज़ आप रिवाइज कर लोगे। बताइए यहाँ पर क्वेश्चन, फिर से मैं इसे इंपॉर्टेंट मार्क कराता हूँ। इस क्वेश्चन को नहीं, ये क्वेश्चन तो सिंपल है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करके दूंगा। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत ही आसान है। यहाँ लिखा हुआ है 3 इयर्स। आपको डिडक्शन कितने साल तक मिलेगा? द आंसर इज 3 इयर्स। द आंसर इज 3 इयर्स। ये तो आसान हो गया, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे, कैसा सर? क्वेश्चन पूछे कि एलिजिबल स्टार्टअप जो ATIAC में है उसमें 3 साल की छूट तो है, लेकिन आउट ऑफ कितने ब्लॉक? 7 साल का ब्लॉक, 7 इयर्स के ब्लॉक में ये भी अमेंडेड पार्ट आया है। तो 7 इयर्स के ब्लॉक में आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की डिडक्शंस मिल सकती हैं। यहां पर क्वेश्चन कितने प्रकार से आ सकते हैं, सुनिए मुझसे। एग्जाम में जो ऑप्शन आएगा वो आएगा कि आउट ऑफ 7 इयर्स SSC कैन ऑप्ट एनी 3 इयर्स, SSC कैन ऑप्ट ओनली 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, या फिर उसके बाद 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स आ जाएगा, 10 आउट ऑफ 10 ईयर्स आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर है 3 लगातार वर्ष का डिडक्शन वो ले सकता है शुरू के 7 वर्षों के लिए। 7 वर्षों, शुरू के 7 वर्षों में 100% प्रॉफिट का डिडक्शन वो किसी भी 7 वर्षों में किसी भी 3 वर्ष, लेकिन वो लगातार होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। ठीक है जी, चलिए तो ये 98 हो गया। 99 पर आते हैं, 99 पर आते हैं। ज़रा इसको भी हम थोड़ा सा, 99 में भी कुछ बात है, सुनिए क्या बात है। 99 में आपको निकालना पड़ेगा चैप्टर इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न में आपको आना पड़ेगा इस जगह पर, रिवाइज रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न। ये क्वेश्चन है रिटर्न ऑफ इनकम इज फाइल्ड, ये बिलेटेड के ऊपर है। बिलेटेड आंसर इसमें भी गड़बड़ है, आंसर रेक्टिफाई करना पड़ेगा क्योंकि बात पुरानी इन्होंने दे रखी है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा AY 2021 के लिए आप फाइल कर सकते हो। यहाँ पर आएगा, मैंने 3 साल बढ़ाया ना, यहाँ आएगा 2021, यहाँ आएगा 2021, ठीक है, यहाँ आएगा 3 साल बाद 2022 और 2022, ऐसे आएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या है? देखिए ये आपका प्रीवियस ईयर है, आपके एग्जाम के लिए 19-20, 20-21 आप यहाँ पर रिटर्न फाइल करते हो, ये ड्यू डेट है। लेकिन अगर ये ड्यू डेट तक रिटर्न नहीं फाइल कर पाए तो बिलेटेड रिटर्न आप कब तक फाइल कर सकते हो? एंड ऑफ द AY। ठीक, आगे व्हेन कॉपीराइट इज, ठीक है बेटा, ये तो कौन सा टिक करोगे? 31/2021 ए टिक करोगे, ठीक है।
वाइल कॉपीराइट इज अक्वायर्ड, कॉपीराइट क्या होता है बेटा? इंटेंजिबल एसेट्स। 50 लाख का कॉपीराइट एक्वायर किया, 50 लाख का। कब? 10/11/2019 में, और यूज किया फ्रॉम 1/12/2019। वैसे तो ये क्वेश्चन ही अच्छा से नहीं बनाया हुआ है। क्वेश्चन में मजा तब आता जब वो खरीदता, मान लीजिए 16 जुलाई 2019, थोड़ा कंफर्टेबल दिखता, लेकिन पुट टू यूज करता वो 1 दिसंबर से। तो आप बताइए, डेप्रिशिएबल एसेट अगर पुट टू यूज आप 1 दिसंबर से कर रहे हो, तो जो डेप्रिशिएशन का रेट है उसका आधा रेट आपको अब मिलता है, अप्लीकेबल होता है। तो बताइए डेप्रिशिएशन का रेट इनटेंजिबल एसेट पर कितना है? 25% है, और 25% के हिसाब से आधा करेंगे तो कितना बनेगा? 12.5%। एंड द करेक्ट आंसर इज 6,25,000। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आपके समाप्त हुए। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगले 50 क्वेश्चन को आप उसी मेहनत से, ईमानदारी से करें। मुझे देखिए, मैंने सिर्फ 50 क्वेश्चन करवाए हैं और 1 घंटा लगाया, लगभग 1 घंटा तो लग ही गया होगा। मैं चाहता तो 50 क्वेश्चन की जगह 200 क्वेश्चन हो सकता था 1 घंटे में। करना क्या है? इसका ये उत्तर है, इसका ये उत्तर है, लेकिन उससे आपका फायदा कुछ भी नहीं होता। तो आपको अपना फायदा देखना है, और उसके लिए आप अपनी बुद्धि खुद चलाइए। और आपका फायदा कैसा है होगा? जब आप इसे खुद से अगले 50 क्वेश्चन समझिए। वैसे तो ये वीडियो सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स नहीं देख रहे, बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं। मेरे स्टूडेंट्स तो मेरी बात मानते हैं। आप जो बाकी YouTube सब्सक्राइबर हैं, क्या वो भी मेरी बात मानते हैं? YouTube व्यूअर हैं, क्या वो भी बात मानते हैं? ये तो मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, पहला वीडियो बहुत सारे बच्चों ने देखा, दूसरा वीडियो उतने ही बच्चों ने नहीं देखा। तो मैं समझ गया कि बच्चे मेरी बात मान रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि बेटा दूसरा वीडियो तभी देखना जब खुद से वहां तक पहुंचो। तो उम्मीद है कि आप सब मेरी बात सुन रहे हो, मान रहे हो। अब क्या करना है बेटा आपको? अगले 50 क्वेश्चन, समय कम है तो जरा फटाफट काम करेंगे। अगले 50 क्वेश्चन को आप वैसे ही तैयार करो जैसे मैंने बताया, कि आप क्वेश्चन को देखो, ढूंढो। ये एक अलग टेक्निक बता रहा हूं, आपको टेंशन ही नहीं लेना। क्वेश्चन देखा ये किस चैप्टर से? अच्छा, इस चैप्टर से है, तो देखें इसका उत्तर क्या है। आप समझो कि आप ढूंढ रहे हो, उसी के बहाने आप देखना, आपको याद हो जाएगा। और फिर मैं तो हूं ही क्वेश्चन को मॉडिफाई करने के लिए, क्वेश्चन को और टफ बनाने के लिए, कैसा हो सकता है क्वेश्चन, और रिवीजन कराने के लिए। ठीक, तो मेरी मेहनत, आपकी कोशिश, आपकी मेहनत, दोनों मिलके आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, ये शुभकामनाएं मेरी आपके साथ है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, खुश रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। बाय।